हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? पारिवारिक बजट। आज हम पारिवारिक बजट समझेंगे। बजट क्या होता है, पारिवारिक बजट क्या है, ये कहाँ से लिया गया टॉपिक है? तो ये टॉपिक लिया गया है गृह प्रबंधन से। जब हम गृह प्रबंधन करते हैं उसमें हम मनी मैनेजमेंट यानी कि धन व्यवस्थापन पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है बजट। क्लियर? बजट टॉपिक कहाँ से लिया गया है? जब हम धन व्यवस्थापन करते हैं होम मैनेजमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां से ये टॉपिक लिया गया है बजट, पारिवारिक बजट। बजट बहुत प्रकार के होते हैं। नॉर्मली बजट जो होता है सरकारी बजट होता है। सरकारी बजट में भी कैसे केंद्रीय बजट होते हैं, राष्ट्रीय बजट होते हैं। पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं होम साइंस, होम साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? पारिवारिक बजट। हम जब परिवार का मैनेजमेंट करते हैं, अपने घर का मैनेजमेंट करते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं पारिवारिक बजट। बजट होता क्या है? बजट होता है एक ब्यौरा। कि क्या होता है? ब्यौरा। ब्यौरा होता है किस चीज का? आय और व्यय का। ठीक है, आय और व्यय का ब्यौरा होता है। मतलब एक लिखित कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा होता है लिखित, वो भी लिखित होता है। ठीक है, लिखित कागज का टुकड़ा। बजट जो होता है लिखित कागज का टुकड़ा होता है जिसमें ब्यौरा होता है किस चीज का? आय और व्यय का। लिखित कागज का टुकड़ा होता है बजट, जिसमें ब्यौरा दिया जाता है किस चीज का? आय का और व्यय का। मतलब हमारी आय कितनी है और व्यय कितना होना है, ये सारी चीज का जब हम लिखित रूप से एक कागज पर उतार देते हैं तो उस कागज को, वो जहां पे लिखा होता है उसे बोलते हैं बजट। क्लियर? बजट क्या होता है? एक ब्यौरा होता है लिखित रूप से। जिस कागज पे लिखते हैं वो बजट कहलाता है। बजट लिखित रूप से एक ब्यौरा होता है आय का और व्यय का। ठीक है, पारिवारिक बजट मतलब परिवार में कितनी आय हो रही है और कितना व्यय हो रहा है, इन सबका लिखित ब्यौरा होता है पारिवारिक बजट में। क्लियर? पारिवारिक बजट समझ में आ गया क्या होता है? ये कागज का टुकड़ा होता है जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे बजट के तत्व। इतना तो हमने समझ लिया, आय व्यय का ब्यौरा होता है। तो बजट के तत्व क्या होते हैं? बजट के तत्व। तत्व हमने समझाया क्या होता है। बजट के तत्व क्या है? आय और व्यय। ठीक है, आय और व्यय, इन्हीं को जो है एक अनुपात में रखना, इनका लिखना कि कितना आय है कितना व्यय है। इसको हम जिस क्रम में लिखते हैं, वो जिस तरीके से बजट होता है वो उसके रूप को निर्धारित करता है। ठीक है, तो बजट के तत्व क्या है? आय और व्यय। मतलब आय कितनी हो रही है और व्यय कितना हो रहा है, वो आते हैं बजट में। तो बजट के तत्व क्या हुए? आय और व्यय। ठीक है, अब बजट बनाने के कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य होता है बजट बनाने का? बजट बनाने के उद्देश्य, हम कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं ना। बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं कोई भी कार्य। तो हम बजट क्यों बनाते हैं? हमारा क्या उद्देश्य होता है बजट बनाने का? तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि हमें आय का ज्ञान होता है। क्या होता है? आय का ज्ञान। सबसे पहला उद्देश्य है आय का ज्ञान। आय विभिन्न प्रकार की होती है, कुछ प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष होती है। तो जब हम एक ब्यौरा बना लेते हैं ना, हम लिखित रूप से लिख लेते हैं, तो हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि हमारे परिवार की आय कितनी है, परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कितना, किसकी आय है, कौन किस रूप से कमा रहा है। कोई प्रत्यक्ष रूप से कमा रहा है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से कमा रहा है। ठीक है, तो जो उनका आय आ रही है, जो आय इनकम आ रही है, उसको उसका ज्ञान हो जाता है जब हम बजट बनाते हैं। तो उसको ज्ञान करने के लिए, आय का ज्ञान करने के लिए हम बजट बनाते हैं। क्लियर? दूसरा होता है बचत का प्रावधान। क्या होता है? बचत का प्रावधान उद्देश्य है। ठीक है, बजट बनाने के बचत का प्रावधान मतलब हमारी आय कितनी है, हमारी आय कितनी है, हमारा व्यय कितना है,
इस सब चीज का जब अनुमान लगाएंगे तो आय के अकॉर्डिंग हम व्यय करेंगे। और व्यय अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हम निरर्थक व्यय कर रहे हैं, जिसको हम कम कर सकते हैं, किसी चीज में हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं उसको हम कम अनुपात में खर्च कर सकते हैं, तो इस सबका बचत का प्रावधान होता है। जब हम लिखते हैं बजट को, जब हम अपने आय और व्यय के ब्यौरे को लिखते हैं तो क्या होता है, हम बचत भी कर सकते हैं। बचत करने के लिए जब हम आय एक साइड में लिखते हैं, व्यय एक साइड में लिखते हैं, दोनों को हम संतुलित करते हैं, ठीक है, संतुलित करते हैं। अगर आय ज्यादा है तो व्यय भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आय कम हो रही है तो व्यय ज्यादा हो रहा है, तो हम किन्हीं ऐसे मदों का व्यय काट देते हैं जो हम निरर्थक कर रहे हैं, जिसको किए बिना हमारा काम चल सकता है। तो क्या होता है, तब हम बचत कर सकते हैं। जब हम बजट बनाते हैं तो हम बचत कर सकते हैं। क्लियर? बचत करने के लिए हमें बजट बनाना जरूर होता है। और क्या होता है, पारिवारिक व्यय, पारिवारिक व्यय का ज्ञान। जब हम आय पता कर सकते हैं, जब हम आय पता लगाने के लिए बजट बनाते हैं, तो फिर हम व्यय कितना हो रहा है, परिवार के किस सदस्य के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, उसका भी जो है ब्यौरा लिखते हैं बजट में, ठीक है। उसका उद्देश्य भी पूर्ण होता है, हमें पता चल जाता है परिवार के किस व्यक्ति के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पर जरूरी नहीं है, कौन सा खर्चा जरूरी है, तो हम उसको जो है क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो क्या बजट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, आय का ज्ञान हो जाता है, बचत का प्रावधान मतलब हम बचत कर सकते हैं, पारिवारिक व्यय का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, भविष्य के लिए विचार होता है। भविष्य के लिए विचार। अब हमारी आय कितनी है, हमारा व्यय कितना है, हम कितना, हमारे जो पारिवारिक आय है वो कितनी है, व्यय कितना है। अगर हम तुरंत खर्च कर दे रहे हैं तो भविष्य के लिए भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जहां पे हमें इकट्ठे ही जो है पैसे को लगाना पड़ता है, वहां पे इकट्ठे व्यय करना पड़ता है धन का, ठीक है। तो क्या होता है, तो हम भविष्य के लिए विचार करते हैं, हमें भविष्य का विचार आता है कि यहाँ पे हम ये कर दें तो हम भविष्य के लिए इतना जो है धन बचा सकते हैं, और हम अपने व्यय पे उसको खर्च करके जैसे बचत करते हैं, तो जो बचत होती है ना, वो भविष्य के लिए विचार करते हैं मुझसे कि हम इस पैसे को, बचत को किस जगह खर्च करेंगे। कभी कभी आकस्मिक खर्चे भी आ जाते हैं, उसका भी हम प्रावधान करते हैं बजट बनाकर, ठीक है। और क्या होता है, फिजूल खर्ची पर रोक। और क्या होता है, फिजूल खर्ची पर रोक। मतलब ये है कि जब हम बजट बना लेते हैं तो हमें ये आइडिया लग जाता है कौन कौन से खर्चे आवश्यक है, कौन कौन से फिजूल में हो रहे हैं, तो हम फिजूल खर्ची पर रोक कर सकते हैं अपने आय के अनुसार। हमारी आय कितनी है और व्यय कितना हो रहा है उसका ब्यौरा ले सकते हैं। मतलब मित व्ययिता, जो मित व्ययिता होती है वो गृहिणी का एक अच्छा सा गुण होता है, अगर जो गृहिणी के पास होना चाहिए। तो इस बजट बनाकर हम अपना मित व्ययिता भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी धन को उस जगह खर्च करना जहां पे आवश्यक है, फिजूल खर्ची से हम बच सकते हैं। क्लियर? जब हम बजट बनाते हैं तो हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़ लिया, पारिवारिक बजट क्या होता है, आय और व्यय का ब्यौरा होता है। फिर क्या पढ़ा, बजट के तत्व। जो बजट बनाते हैं उसमें हम आय और व्यय को ही संतुलित करते रहते हैं, पूरे बजट में हम आय और व्यय को ही संतुलित करते रहते हैं, वो होते हैं बजट के तत्व। अगर आपसे पूछा जा रहा है बजट के तत्व क्या है, आय और व्यय, आय और व्यय को संतुलित करके ही हम बचत कर सकते हैं, ठीक है। फिर बजट बनाने के उद्देश्य हमने देख लिए, क्या क्या उद्देश्य होते हैं, आय का ज्ञान हो जाता है, बचत का प्रावधान होता है, पारिवारिक व्यय का ज्ञान होता है, और भविष्य के लिए विचार होता है, और फिजूल खर्ची पर रोक होती। इतना क्लियर हुआ? अब हम समझेंगे बजट के प्रकार। क्या समझेंगे, बजट के प्रकार। बजट के प्रकार। तो मुख्य रूप से बजट के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मुख्य रूप से बजट के
तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है? संतुलित बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, बचत का बजट, और होता है घाटे का बजट। ठीक है, अब हम समझेंगे जो बजट के प्रकार है वो तीन प्रकार है, वो किस तरीके से हम इन्हें पता लगा सकते हैं। ठीक है, संतुलित बजट होता है, एक बचत का बजट होता है और एक घाटे का बजट होता है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा? जो बजट होता है उसके तत्व क्या है? आय और व्यय। ठीक है, आय और व्यय। ठीक है, आय और व्यय बजट के प्रकार तत्व है। ठीक है, ये क्या है? तत्व। ठीक है, आय और व्यय तत्व है बजट की। ठीक है, तो जब हम देखेंगे ये तत्व किस तरीके से, जब हम संतुलित बजट बना रहे हैं तो क्या हो रहा है? आय जितनी है, ठीक है, आय जितनी है उतना ही व्यय हो रहा है। ठीक है, आय जितना है उतना ही व्यय हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ये संतुलित बजट होगा। ठीक है, आय जितनी है उतना ही व्यय हो रहा है। क्लियर? आय जितनी है उतना ही व्यय हो रहा है, तो क्या होगा? मतलब आय बराबर व्यय, आय बराबर व्यय क्या होगा? बचत क्या होगी? कुछ नहीं होगी ना, बचत यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब जो बजट है वो संतुलित है, जितना हमारे पास इनकम आ रही है उतना ही हम खर्च कर दे रहे हैं, तो आय बराबर व्यय मतलब संतुलित बजट होता है। अब बचत का बजट में क्या होता है? बचत के बजट में क्या होता है? आय जितनी होती है, ठीक है, उसमें जो है जो बचत होती है वो कम होती है, व्यय, आय ज्यादा होती है और जो व्यय होता है वो क्या होता है? व्यय कम होता है, तो क्या होता है? बचत हो जाती है। ठीक है, आय में जब हम माइनस करते हैं ना व्यय का, आय में माइनस करते हैं व्यय का, तो क्या होता है? बचत हो जाती। ठीक है, बचत। ठीक है, आय माइनस व्यय मतलब अगर आय ज्यादा है और व्यय कम कर रहे हैं हम लोग, बजट बनाकर उसको संतुलित कर लेते हैं, तो जो वो बजट का प्रकार होगा वो कैसा होगा? बचत का बजट होगा। मतलब इसमें बचत हो रही है ना, इसमें बचत हो रही है, इसमें बचत हो रही है, इसमें की बचत क्या हो रही है? बराबर हो जा रही है, इसमें बचत बराबर हो जा रही है। क्या हो रही है? बचत, बचत बराबर है, और इसमें बचत क्या है? प्लस है, इसमें बचत हो रही है, तो ये बचत का बजट हुआ, ये संतुलित बजट है। ठीक है, घाटे के बजट में क्या होता है? जितनी आय होती है, जितनी आय होती है कम और व्यय हो जाता है ज्यादा। ठीक है, व्यय हो जाता है ज्यादा, तो बचत क्या होती है? माइनस में चली जाती है। ठीक है, बचत होती नहीं है, मतलब बचत होती नहीं मतलब हमें उधार ले लेना पड़ता है। ठीक है, उधार ले लेना पड़ता है। ठीक है, इस वाले घाटे के बजट में क्या होता है? जितनी हमारी आय होती है वे उससे ज्यादा हो जाता है, और क्या होता है? हमें दूसरे से लेना पड़ता है, क्योंकि व्यय करना है, हमें खर्च करना है, तो हम जब पैसे नहीं है तो हमें किसी और से लेने पड़ेंगे, फिर क्या होगा? वो घाटे में चला जाता है। जितना आय है वे उससे ज्यादा हो रहा है, आय इतनी है वे ज्यादा हो रहा है, तो बचत नहीं हो रहा, जबकि हमें दूसरे से लेना पड़ रहा है। संतुलित बजट में क्या हो रहा है? संतुलित है, बराबर है, जितनी आय है उतना ही व्यय है। और बचत के बजट में क्या हो रहा है? आय ज्यादा है, बचत कम है, व्यय कम है, तो बचत हो रही है। ठीक है, तो इसमें बचत होती है, इसमें बचत बराबर होती है, मतलब बराबर नहीं होता, आय और व्यय बराबर रहता है, और इसमें क्या होता है? बचत जो माइनस में चला जाता है, माइनस में बजट चला जाता है, हमें दूसरे से उधार लेना पड़ता है। तो संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट समझ में आया? मुख्यतः तीन प्रकार के बजट होते हैं। ठीक है, संतुलित बजट में आय और व्यय बराबर होता है, बचत का बजट में आय में क्या होता है? आय में जो है आय ज्यादा होती है और व्यय कम होता है, आय ज्यादा होती है व्यय कम होता है, तो हमें बचत हो जाती है, तो ये बचत का बजट होता है, मतलब इसमें बचत हो रही है। एक होता है घाटे का बजट, इसमें क्या होता है? आय कम है और व्यय ज्यादा हो रहा है, तो वो हो जाता है उसमें हमें उधार लेना पड़ता है, तो वो हो जाता है घाटे का बजट। ये तो मुख्य रूप से हुए, इसके अलावा कुछ बजट और होते हैं, वो हमें देखते हैं। ठीक है, ये तो मुख्य रूप से हुए।
इसके अलावा बजट क्या हुआ, प्रारूप बनाने के हिसाब से ना, हम जब प्रारूप बनाते हैं वो किस तरीके का बजट है, ये देखने के लिए हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण बजट। पूर्ण बजट क्या होता है? पूर्ण बजट वो होता है जिसमें, पूर्ण बजट में हम पूरे जितना आय है उतना व्यय है, पूरी चीजों का ब्यौरा लिखते हैं। मतलब पूर्ण बजट में छोटे से छोटा मद, जितना भी खर्च हुआ व्यय का, व्यय छोटे से छोटे मद का, ठीक है, छोटे से छोटे मद पर, ठीक है, जितना व्यय किया है उसका पूर्ण ब्यौरा लिखते हैं। और आय, संपूर्ण संपूर्ण आय का ब्यौरा लिखते हैं। जो पूर्ण बजट होता है इसमें क्या लिखते हैं, संपूर्ण आय लिखते हैं, कितनी पारिवारिक आय है, और संपूर्ण खर्च लिखते हैं उसमें। संपूर्ण खर्च छोटे से छोटा, अगर 10 रुपए भी किसी चीज में खर्च हुए तो वो भी हम लिखेंगे। तो पूर्ण बजट क्या हुआ, ये प्रारूप बनाने के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है। जो 3 है वो मुख्य रूप से ये प्रारूप के अकॉर्डिंग है कि बजट किन किन प्रारूपों में बनता है, ठीक है। तो वह छोटे से छोटे मद पर बनता है जिसमें कि संपूर्ण आय और संपूर्ण व्यय लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है आंशिक बजट। नेक्स्ट आता है आंशिक बजट। आंशिक बजट में हम क्या करते हैं, आंशिक बजट में हम कुछ कुछ चीजों का, जो बड़े बड़े खर्च है, क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो है मद है उन पे जो खर्च होता है, बड़े मदों पर, बड़े मदों पर जो खर्च होता है उसे लिखते हैं, ठीक है, उसे लिखते हैं। छोटे मदों को नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, छोटे मदों को नहीं लिखते हैं, ठीक है, छोटे मदों को नहीं लिखते हैं, सिर्फ बड़े बड़े मदों को लिखते हैं। मतलब जो बड़ा बड़ा खर्च है वो लिख लेते हैं, छोटी छोटी खर्चों को छोड़ देते हैं। वो उसके अंतर्गत आता है आंशिक बजट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं पे जाते हैं घूमने तो हम लोग उसका टिकट का लिख लिया, ठीक है, बाहर हमने होटल कितने का बुक करा वो लिख लिया, जो बीच में कन्वेंस लगा वो लिख लिया, पर जो छोटी मोटी चीजें हमने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया, वो नहीं लिखा। इस तरीके का जो बजट होता है वो आंशिक बजट होता है। मतलब इसमें कुछ अंश लिख लिया जाता है। आंशिक शब्द को पकड़िए, आंशिक शब्द का मतलब कुछ चीजों को लिखते हैं, कुछ अंशों को लिखते हैं, कुछ अंशों को नहीं लिखते हैं। तो बड़े बड़े मदों को लिख लेते हैं, छोटे छोटे मदों को नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमाणित बजट। प्रमाणित बजट, प्रमाणित बजट में क्या आता है, मतलब हम एक बार उसे प्रमाणित कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, एक बार प्रमाणित कर देते हैं। कुल मिला के इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि एक रूपरेखा बना लेते हैं, रूपरेखा बनाकर, रूपरेखा बनाकर उसे प्रमाणित कर देते हैं। मतलब हम लोग जो है जब जो घर के जो खर्च की जो लिस्ट बनाते हैं, उसका जो बजट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक बार मंथली लगने वाले कुछ खर्चों को लिख लेते हैं, जैसे लाइट का, दूध का, कपड़े धुलने का। इस तरीके का जो खर्चा है जो हमें देना ही है, कोचिंग का, बच्चों की फीस, ये सारी चीजें लिख लेते हैं कि इतना हमें देना ही है। उसके नीचे फिर हम और जरूरत लिखते हैं कि हमें इस घर में इस तरीके के खर्च करने हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये लचीला होता है, इसको हम एक बार प्रमाणित कर देते हैं। एक बार घर का जो खर्च होता है उसका एक बार बजट बनाकर उसे क्या करते हैं, प्रमाणित कर देते हैं, ठीक है। अब ये बजट जो होता है वो हर मंथ चलता है, ठीक है, ये बजट हर मंथ चलता है। इसमें क्या होता है, जो चीजें, कुछ उसमें कुछ ऐसे खंड होते हैं जिनको ऊपर नीचे किया जाता है, बस, ठीक है, उनको ऊपर नीचे किया जाता है। जैसे कि कभी दूध कम आया या फिर लाइट कम, तो ये ऊपर नीचे होता है, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं।
पर उसका जो रूपरेखा एक बनी होती कि मंथली इतना खर्चा होता है, इसमें हमने बजट बना लिया, अब इसमें जो कम ज्यादा होगा उसको करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके का जो बजट होता है वो प्रमाणित बजट होता है। ज्यादातर ये बजट क्या होता है, घरों पे बनाए जाते हैं, जो मंथली डेली डेली बेसिस पे जो खर्च होते हैं उसके लिए जो गृहिणी होती है बनाकर रख लेती है कि हमें इतना करना है खर्च, ठीक है। इसमें जो कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है तो उसको उसमें ऐड करते रहते हैं और माइनस करते रहते हैं। इस तरीके का बजट होता है प्रमाणित बजट। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है वास्तविक बजट। वास्तविक बजट। वास्तविक बजट में क्या होता है, इसमें व्यय का पूर्ण अनुमान लगाया जाता है। क्या किया जाता है, व्यय का पूर्ण अनुमान लगाया जाता है। जो वास्तविक बजट होता है मतलब जैसा जहां जितना खर्च हुआ है व्यय हुआ है उसका पूर्ण अनुमान लगाया जाता है वास्तविक बजट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो बजट होता है हर परिवार का अलग अलग होता है। हर परिवार का अलग अलग होता है, ठीक है। हर परिवार का अलग अलग होता है। जो वास्तविक बजट होता है ये काल्पनिक और अनुमानित भी होता है, ठीक है। यह काल्पनिक अनुमानित भी हो सकता है, ठीक है। अनुमानित भी हो सकता है। जो वास्तविक बजट है वो काल्पनिक और अनुमानित भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है औसत बजट। औसत बजट। औसत बजट किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष जो किसी विशेष के ऊपर ये बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। कोई भी विशेष वर्ग होता है, ठीक है। किसी भी विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है, ठीक है। बजट बनाया जाता है। क्लियर हुआ? मतलब जो औसत बजट होता है वो क्या होता है, किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया जाता है। तो क्लियर हुआ? बजट के प्रकार। बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, ठीक है। और उसके बाद भी हमने कुछ देख लिए जैसे वास्तविक बजट, पूर्ण बजट, आंशिक बजट, औसत बजट, ठीक है। तो क्लियर हुआ बजट क्या होता है। इसमें एक बजट के सिद्धांत भी आते हैं, बजट के मद क्या क्या होते हैं, किन किन मदों पर हम बजट बनाते हैं ना। जो बजट के मद होते हैं वो हम देख लें यहाँ पे। बजट के मद, ठीक है। क्या होता है, आवास, ठीक है, भोजन, आवास, भोजन, वस्त्र, आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, मनोरंजन, मनोरंजन, खेल, मनोरंजन, खेल, और क्या होता है, यातायात, बचत, यातायात, बचत, बचत, ठीक है। और क्या होता है, यातायात होता है, बचत होता है, और क्या होता है, व्यक्तिगत खर्च होता है, व्यक्तिगत खर्च होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। मतलब भोजन, कपड़ा, मकान, ये तो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है ना। आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल, यातायात, बचत और व्यक्तिगत खर्च, इन सब मदों पर ध्यान रखकर बजट को बनाया जाता है। यहाँ पर एक नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे, अर्नेस्ट एंजिल को।
ठीक है। अर्नेस्ट एंजिल को यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, इनके ऊपर हम पूरी वीडियो नेक्स्ट बनाते हैं। अभी आप थोड़ा सा समझिए अर्नेस्ट एंजिल। अर्नेस्ट एंजिल, जो अर्नेस्ट एंजिल है ये क्या है, एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, अर्नेस्ट एंजिल एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, इन्होंने एक बजट का सिद्धांत दिया है, इन्होंने बजट के सिद्धांत दिए हैं और उसमें क्या कहा है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो खर्च होता है वो किन किन मदों पर किस तरीके से होता है, कब कितनी आय पे किसका खर्च का प्रतिशत बढ़ता है या घटता है, ये इन्होंने सिद्धांत दिए था। तो जो इन्होंने एक नियम दिया उसको क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे। ये अर्थशास्त्री है, कहा के जर्मन के। ठीक है, ये जर्मन के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम दिया गया उपभोग के नियम। उपभोग के नियम, अगर आपसे पूछा जा रहा है उपभोग के नियम किसने दिया है, तो अर्नेस्ट एंजल ने दिया है। अर्नेस्ट एंजल ने कहा है कि कब परिवार की आय, कितनी आय पर क्या होता है, वह क्या होता है। इन्होंने क्या किया है, 3 क्षेत्रों पर, समाज में रहने वाले 3 वर्गों पर इन्होंने अध्ययन किया। वो वर्ग कौन कौन से हैं, धनी वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, और निम्न वर्ग, इन पर उन्होंने अपना शोध किया, अपना कुछ जो है अध्ययन किया, जिससे इन्होंने ये कहा कि जो भोजन की जो बजट की मदें होती हैं उनका प्रयोग ये लोग अलग अलग करते हैं। जैसे कि इनके जो नियम, और सबसे बड़ी बात है इनका जो बजट का नियम है, ये जो उपभोग का नियम है, इसकी बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई है। क्या हुई है, आलोचना। अगर आपसे पूछा जाए आलोचना क्यों हुई है, क्योंकि इनके इनके पूरे नियम में, इनका जो पूरा बजट का प्रावधान है उसमें इन्होंने बचत को कहीं दर्शाया ही नहीं है। क्या, बचत को इन्होंने कहीं दर्शाया नहीं, इन्होंने सिर्फ आय बताया और आय खर्च कैसे हो रही है वो बताया है, बचत का कोई प्रावधान ही नहीं दिया, इसलिए इनके बजट की बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई है। तो इतना क्लियर उपभोग का जो नियम है इन्होंने दिया है, उनकी बहुत ज्यादा आलोचना और अर्थशास्त्रियों ने की है। इन्होंने कहा बचत को इन्होंने कहीं दर्शाया नहीं, और भी जो भी इनने नियम दिए उस पर भी कड़ी आलोचना हुई है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जब जब आय का प्रतिशत बढ़ता है, आय का प्रतिशत बढ़ता है तो भोजन पर व्यय, तो भोजन पर व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ने में दुविधा लग रही होगी, पहली बार समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे, जब आय बढ़ेगा तो व्यय का जो है भोजन पे तो हम और ज्यादा खर्च करते हैं ना। जब पहले हमारे पास थोड़ा सा पैसा है तो हम थोड़े से खाना खाते हैं, जब हमारे पास जो है अच्छा सा पैसा आता है तो हम और बढ़ाते। पर यहाँ पे आपको एक शब्द पर ध्यान देना है, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत पूछा जा रहा है, यहाँ पे भोजन का प्रतिशत, आय का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत वर्ड लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है वो 10,000 रुपए कमा रहा है और कोई है वो जो 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, इतना जो है अगर अलग अलग हो रहा है तो ये जितना खर्च करेगा उसका जो अगर वो 10,000 कमा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो अपना जो है 5,000 खर्च कर देगा। ठीक है, 5,000 खर्च कर देगा अपने खाने पर। ठीक है, पर ये 1 लाख कमा रहा है तो ये जो है 5 लाख का थोड़ी ना खा लेगा, ये जो है 50,000 का थोड़ी ना खाना खा लेगा। ये जो है अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 खा लेगा, 10,000 भोजन पे खर्च कर देगा ना, 10,000 भोजन पे खर्च कर देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 20 कर देगा। ठीक है, 20 कर देगा, तो क्या होगा, इसका जो प्रतिशत है ये क्या है, 50% खर्च कर रहा है ना, ये 50% खर्च कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये 20% ही खर्च कर रहा है। ठीक है, पैसे तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं पर जो इसका प्रतिशत है आय के अकॉर्डिंग व्यय का वो कम हो रहा है। तो अर्नेस्ट एंजल ने यही कहा, जिस तरीके से आय बढ़ती जाती है भोजन का प्रतिशत
कम होता जाता है। ठीक है, अगर ये 5,000 तो इसका 50% आ रहा है, यहाँ पे 20% ही आ रहा है ना। तो क्लियर क्या हो रहा है, भोजन आय का प्रतिशत, इन्होंने बताया अर्नेस्ट एंजल ने, जिस तरीके से आय का प्रतिशत आय का बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे भोजन पर किया गया व्यय का जो प्रतिशत है वो घटता जाता है। और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने बताया मकान वस्त्र आदि पर जो है प्रतिशत उतना ही रहता है। मकान, बिजली, वस्त्र आदि पर उतना ही रहता है। क्लियर, इसमें क्या हुआ, इसमें भी उनकी आलोचना हुई। वस्त्र तो क्या होता है, वस्त्र का तो प्रतिशत बढ़ता है ना, वस्त्र लोग अच्छे खरीदने लगते हैं, ज्यादा महंगे खरीदने लगते हैं, तो इनकी आलोचना। पर इन्होंने क्या बताया है कि जो मकान होती है, बिजली होती है और वस्त्र होता है, इन पर जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत समझना है, प्रतिशत बराबर ही रहता है, उतना ही रहता है। जैसे वो अपनी अपनी जो है आय का 50% पहले खर्च कर रहा होता है, फिर बाद में जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है उसका 50% बाद में खर्च करता है। तो इन्होंने क्या कहा, उतना ही रहता है, उतना ही रहता। और बढ़ता किस चीज में है, विलासिता, मनोरंजन, विलासिता, मनोरंजन आदि में प्रतिशत बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जब व्यक्ति के पास आय कम होती है तो वो विलासिता में खर्च ही नहीं करता, वो अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है। जब जब उसकी आय बढ़ती है तो वो क्या करता है, मनोरंजन पे खर्च करता है, विलासिता पे खर्च करता है, आरामदायक चीजों को घर पे लाता है, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाता है, मतलब मनोरंजन करने जाता है। तो जो विलासिता और मनोरंजन पर जो व्यय का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो वो खर्च ही नहीं करता, करता भी है तो नाम मात्र का 2%, 5%, 10% बस। पर जब उसके पास आय बढ़ती जाती है तो क्या होता है, वो अपने विलासिता की चीजों को बढ़ाता रहता है और क्या करता है, मनोरंजन पर भी खर्च करता है। तो अर्नेस्ट एंजल ने क्या बताया, भोजन पर प्रतिशत क्या होता है, घटता है। बिजली और मकान पे क्या होता है, बराबर रहता है। और जो विलासिता और मनोरंजन पे प्रतिशत बढ़ जाता है अपनी आय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अर्नेस्ट एंजल ने बताया, और इनको इनकी आलोचना क्यों है, क्योंकि इन्होंने बचत का कोई भी प्रावधान नहीं दिया है। तो इतना क्लियर। अर्नेस्ट एंजल को हम एक नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बजट पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो क्लियर, आज हमने पारिवारिक बजट पढ़ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर कर ले, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।